देश भर में छापे में 1 लाख टन से ज्यादा दाल जब्त। लगातार हुई छापेमारी से तेजी से गिरे अरहर दाल के भाव। खुले बाजार में दाल की कीमतों पर काबू के लिए 1 लाख टन बफर स्टॉक तैयार करेगी सरकार। आज से शुरू हुई खरीद। हल्दी के फायदों के मुरीद हुए सांगली के किसान, गन्ना छोड़कर उगा रहे हैं ज्यादा हल्दी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत हो रहा है कच्चा तेल, लेकिन सोने की चमक बढ़ने के फिलहाल आसार नहीं। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी और आप देख रहे हैं मंडी.com। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि सरकार की लगातार छापेमारी के बाद कितनी तेजी से गिरे हैं अरहर दाल के भाव। साथ ही ये भी बताएंगे कि दाल की कीमतों पर काबू के लिए सरकार कौन सी बड़ी योजना पर काम कर रही है। अलावा इसके चलेंगे सांगली, जहां खेती के सिकंदर में देखेंगे कि गुड़कारी हल्दी ने किसानों की जमीन की ताकत कैसे बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना, कच्चा तेल का भाव भी देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि हरियाणा में इजराइल की मदद से चल रहा एक केंद्र कैसे सब्जियां उगाने में किसानों की मदद कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि बाजार में जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या चल रहे हैं। खासकर दाल की कीमतों में अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते जरूरी कमोडिटीज के NCDEX हाजिर भाव पर। सस्ती हुई है, सरकार की कार्रवाई का असर साफ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक फीकी पड़ी है। एक नजर डाल लेते हैं कुछ ऐसी ही देश विदेश की खेती कमोडिटीज की खास खबरों पर। केंद्र सरकार ने अब तक छापेमारी में हजारों टन दाल जब्त की है। राज्यों में लगातार हुई छापेमारी में जब दाल से साफ है कि अरहर दाल की कीमतों में आई तेजी की वजह दाल की कमी से ज्यादा दाल की जमाखोरी थी। छापेमारी के बाद जमाखोरों पर काबू किया जा सका है। इसका असर दाल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। अरहर दाल की कीमतों में काफी कमी देखने को मिल रही है। केंद्र और कई राज्य सरकारें दाल 120 से 140 रुपए किलो के भाव पर बेच रही हैं। कुछ समय पहले दाल के भाव 200 रुपए किलो तक चले गए थे। अगले
हफ्ते से जब्त दाल बाजार में आ जाएगी। जब्त दाल बाजार में लाने की तय प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे जब्त दाल खुले बाजार में बेची जा सके। जब्त दाल के बाजार में आने के बाद दाल की कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है। सरकार दाल की खुदरा कीमतों पर पूरी तरह से काबू करने के लिए दाल का बफर स्टॉक तैयार कर रही है। इसके लिए एफसीआई, एसएफएसी और नेफेड किसानों से 1 लाख टन दाल खरीदेंगी। ये प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो गई है। इस स्टॉक में अरहर के अलावा चना और उड़द दाल भी होगी। एफसीआई किसानों से 50,000 टन दाल खरीदेगी, जबकि नेफेड 40,000 टन और एसएफएसी 10,000 टन दाल खरीदेगी। पंजाब में धान की सरकारी खरीद बेहतर हो रही है। इस साल के कुल लक्ष्य का आधा अभी तक पंजाब सरकार खरीद चुकी है। इस साल पंजाब सरकार ने 137 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। इस खरीद सीजन में निजी कंपनियां करीब 10 लाख टन खरीफ चावल खरीदेंगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी इजाजत दे दी है। ये खरीद उत्तर प्रदेश और दूसरे पूर्वी राज्यों से की जाएगी। इस साल ओडिशा में 35 कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। आलू रखने के लिए गोदाम की कमी होने से सरकार ने पोटैटो मिशन बनाया है। इसी के तहत ये कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। सरकार इस मिशन के तहत 40,000 टन आलू का बफर स्टॉक तैयार कर रही है। भारत में संगठित क्षेत्र से दूध का निर्यात आने वाले साल में भी स्थिर रहता दिख रहा है। अगले साल भी करीब 30,000 टन सूखे भारतीय दूध का निर्यात होने की उम्मीद है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ताजा रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। हालांकि भारत में दूध का उत्पादन करीब 5% बढ़ने की उम्मीद है और खपत भी लगभग इतनी ही बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक फीकी पड़ रही है। सोना 2 हफ्ते के निचले भाव पर कारोबार कर रहा है। दिसंबर में फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले के संकेत इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बढ़ता दिख रहा है। हफ्ते के शुरुआत में आई कमजोरी फिलहाल गायब हो गई है और सेंटीमेंट पहले से बेहतर हुए हैं। कच्चे तेल के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस हफ्ते के तेल भंडार का उम्मीदों के मुताबिक ही रहना है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे हल्दी की खेती से सांगली के किसान उठा रहे हैं फायदा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी.com। अब बात खेती के सिकंदर की। खेती के सिकंदर यानी वो किसान जो समय के साथ चलते हैं, जरूरत के लिहाज से आधुनिक तकनीक अपनाते हैं और जरूरत के लिहाज से फसलों का चुनाव करते हैं। सांगली के किसान इस पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। सांगली के किसानों ने अब गन्ने के साथ हल्दी की खेती में हाथ आजमाना शुरू किया है। इससे उन्हें अच्छी कीमत भी मिल रही है और जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ रही है। हल्दी और भारतीय घरों में खुशहाली का नाता बहुत पुराना है। चाहे दुल्हन के हाथ पीले करने का जुमला हो या फिर दूल्हे और दुल्हन की रंगत निखारने के लिए हल्दी के उबटन के इस्तेमाल का, चाहे धोती को हल्दी के रंग से पीले करने की बात हो या फिर पूजा में हल्दी के चढ़ावे का, जब हल्दी की बात आती है तो भारतीय गृहस्थ के घर खुशहाली का एक सीधा नाता खड़ा हो जाता है।
और हल्दी अब यही खुशहाली सांगली के किसानों के जीवन में भी ला रही है। चीनी की मिठास के लिए मशहूर सांगली के किसानों को अब हल्दी का पीला रंग भाने लगा है। इस कदर कि अब तक करीब 900 हेक्टेयर में हल्दी उगाने वाले सांगली के किसानों ने इस साल 1500 हेक्टेयर जमीन पर हल्दी की फसल लगाई है। सिर्फ गन्ने की खेती करने वाले किसानों ने भी अब कुछ हिस्सा हल्दी की खेती को दे दिया है। माझ्याकडे 12 एकर जमीन आहे, त्यात सगळा ऊस असायचा। नंतर मी 6 एकर ऊस आणि 6 एकर हळद केली। ऊसाचे पैसे 1.5-2 वर्षांनी मिळतात, हळदीचे पैसे 9 महिने काढल्यावर 10व्या महिन्यात पैसे मिळतात। त्यामुळे पैसे हे हळदीचे लवकर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खर्चाला ह्याला बरं पडते ऊसा कारखान्यापेक्षा, म्हणून आम्ही हळद ही पिकाकडे वळलो आहे। हल्दी की गुणकारी शक्तियों के बारे में भारतीय परिवारों को ढेर सारी जानकारी है, लेकिन अब हल्दी की फसल की गुणकारी शक्तियों के बारे में सांगली के किसानों को पता लग रहा है। हल्दी जिस तरह से शरीर के रोग दूर करती है, शरीर को स्वस्थ बनाती है, वैसे ही हल्दी की खेती वाली जमीन से भी रोग दूर भागते हैं और जमीन ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। हल्दी की हम जब प्लांटिंग करते हैं शुरुआत को, तो ज्यादा हम फार्म यार्ड मैन्योर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जमीन में आने वाला पीक है। तो इससे क्या होता है, फील्ड की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है, अगले साल जब किसान गन्ना लगाते हैं तो इसका रेसिडुअल इफेक्ट गन्ने पर आता है। तो क्या हम नॉर्मली जब प्लेन फील्ड में ये लगाए तो गन्ने का उत्पादन 60 टन तक आता है, पर हम जब टर्मेरिक के प्लॉट में जब गन्ने लेते हैं तो 70 to 75 टन अप टू यील्ड हमें मिल सकती है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट क्या है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ने में हल्दी हमें बहुत मदद करती है। तो यहाँ के फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का उत्पादन लेते हैं और उसके बाद ही शुरू में जनवरी और फरवरी में शुगर केन का प्लांटिंग करते हैं, और वो शुगर केन नेक्स्ट साल में फरवरी या मार्च में हार्वेस्टिंग होता है। तो उससे ज़्यादा प्रति एकड़ उससे एक 60 टन to 70 टन उत्पादन हमें मिल सकता है। हल्दी जो है, हल्दी लगाने से खेत में थोड़ा उपजाऊ आता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और हल्दी निकलने के बाद जो गन्ना लगाते हैं वो 1 एकड़ में हल्दी निकालने के बाद 90 टन हो जाता है, और हल्दी लगाने से पहले जो गन्ना लगाया जाता है वो 60 टन हो जाता है। और हल्दी लगाने के बाद जो होता है, जो फायदा वो अच्छा ही है, और हल्दी सबसे अच्छा ही है खेत में, और हल्दी का भी पीक अच्छा है अपना। हल्दी की फसल की एक और अच्छाई ये भी है कि इसे कम पानी में भी उगाया जा सकता है। सिर्फ बारिश का पानी ही हल्दी की खेती के लिए काफी है। जहां पानी की कमी है, वहां भी ड्रिप इरिगेशन जैसी सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल कर हल्दी की खेती में बहुत शानदार मुनाफा पाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फसल जितना बारिश होता है उतना बारिश में आता ही है बारिश के साल में, लेकिन जिसके पास कुआं या है वो थोड़ा ही ये कर दिया तो भी हल्दी का वो आता है। सब किसानों को जहाँ पानी कम है वहीं भी हल्दी लगाया तो भी अच्छे हल्दी का फसल होता है। इसके अलावा हल्दी के साथ एक और अच्छी बात ये भी है कि इसके साथ उसी खेत से दूसरी फसल भी ली जा सकती है, जिससे आर्थिक तौर पर हल्दी की खेती काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। सांगली के हल्दी किसान खास तौर पर मक्के के साथ हल्दी की खेती कर काफी अच्छा परिणाम हासिल कर रहे हैं। अभी हम हल्द के लागन किया ना, तो 8-10 दिन में मक्का का पीक जो लिएगा उसमें से उत्पन्न अच्छा मिलता है। उसमें से कम 50 to 75% खर्च हल्द का निकल जाता है, और मक्का पीक से, मक्के से हमको कम से कम 25 से 27 हज़ार रुपये उत्पन्न मिलता है 3 महीने में। और हल्द 9 महीने की पीक है। हल्द निकलने के बाद भी हम वो खेत ये नहीं रखते, खुला नहीं रखते। हल्द निकलने के बाद फिर गन्ना लेते, और गन्ना भी हमको 50-60 टन का उत्पन्न निकलता है उसमें। हल्दी की खेती सबसे पहले भारत में ही शुरू हुई थी, लेकिन आज इसका उत्पादन करीब 1.5 दर्जन देशों में होने लगा है। ये अलग बात है कि आज भी दुनिया भर के कुल हल्दी उत्पादन का लगभग 90% और कुल हल्दी खपत का करीब 80% भारत में ही होता है।
आज हल्दी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में जो कायदा बना हुआ है, माथाड़ी कायदा, उस कारण से जो एक्सपोर्ट के जो नॉर्म्स है, फूड सेफ्टी के जो नॉर्म्स है, वो हमारे लेबर यहाँ फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए हमारा बिजनेस बाहर जा रहा है और हमारे लेबर को प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है। तो माथाड़ी कायदा अगर हट जाएगा तो नए लेबर आएंगे, नए लेबर को काम मिलेगा और इंडस्ट्री इसमें 10 गुना बढ़ सकती है। ये हल्दी इंडस्ट्री का लेबर के कारण से बहुत पीछे पड़ रहा है। हल्दी का निर्यात भी देश के किसानों और सरकार के लिए काफी फायदे का नुस्खा साबित हो सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि सरकार बेहद गुणकारी हल्दी के गुण दुनिया को बताने की नीति तैयार करे और भारत के किसान उस बाजार को ध्यान में रखकर काम करें। हल्दी का पीला रंग और इसकी खेती के कई फायदों के कारण बहुत से लोग इसे मिट्टी का सोना कहना भी पसंद करते हैं। तो स्वाभाविक है कि किसानों का रुझान हल्दी की खेती की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब जरूरत है केवल सरकारी नीति से इसको समर्थन और सहारा देने की। मंडी.com के लिए सांगली मंडी से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे हरियाणा, जहां पर इजराइल की मदद से चल रहा केंद्र किसानों को सब्जियों की बेहतर किस्में उगाने में मदद कर रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी.com। बदलते समय के साथ देश का किसान भी बदल रहा है। वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहता है, नए नए प्रयोग भी करना चाहता है, लेकिन जानकारियों और मार्गदर्शन के अभाव में अक्सर वो अपने सपनों को हकीकत बनाने से चूक जाता है। ऐसे में हरियाणा के करनाल में इंडो इजरायली सहयोग से स्थापित एक केंद्र इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। इजराइल का नाम आमतौर पर आतंकवादी हमलों, सैनिक कार्रवाइयों और रॉकेट हमलों के लिए ही खबरों में आता है, लेकिन कम लोगों को पता है कि दलदली जमीन पर बसे इस छोटे से देश ने खेती में वो कमाल किया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर सके हैं। इनमें सबसे बड़ा कमाल है ड्रिप इरिगेशन और पॉली हाउस टेक्निक का आविष्कार, जिनमें एक जहां बूंद बूंद पानी से भरपूर सिंचाई संभव बनाता है, वहीं दूसरी से संवेदनशील फसलों को खराब मौसम की मार से बचाया जा सकता है। करनाल दिल्ली रोड पर घरौंदा में करीब 5 वर्षों से काम कर रहा इजराइल की मदद से स्थापित ये केंद्र किसानों और कृषि के विद्यार्थियों को इन्हीं तकनीकों में पारंगत कर रहा है। एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पॉली हाउस टेक्नोलॉजी यहाँ के लिए नई है अभी यहाँ के किसानों के लिए। जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे करके दिखाते हैं कि हम रिकमेंड करते हैं कि पॉली हाउस में कलर कैप्सिकम लगाएं, खीरा लगाएं या फिर चेरी टोमेटो लगाएं, रेगुलर टोमेटो लगाएं, हम उसको यहाँ पे खुद लगा के दिखाते हैं, जो कि अगस्त में लगती हैं और वो सेम क्रॉप आपकी मई तक चलती है। विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे आते हैं, किसान आते हैं, इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो इसको अडॉप्ट करते हैं अपने खेतों में, और इससे कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छी अर्निंग देती है किसानों को। यदि हम कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग से, तो ये 5 से 10 गुना बेहतर रिटर्न देती है। कि हम यहाँ पे सेप्लिक्स जो तैयार करते हैं वो किसानों के लिए तैयार करते हैं, और पॉली हाउस में जो खेती कर रहे हैं स्पेशली पहले हम उनके लिए एक प्रयोग तैयार करते हैं, जो कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे देते हैं। किसान अपना बीज खुद लेके आते हैं अपना, और हम 1 रुपया एक पौधे का चार्ज करते हैं, तो जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस। भारत वर्ष से किसान आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा किसान आते हैं वो हमारे जो नियर बाय स्टेट हैं, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनसे ज़्यादा किसान आते हैं हमारे पास। लेकिन ये नहीं है कि बाकी स्टेटों से भी कम मात्रा में आते हैं, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, वहाँ से भी किसान हमारे पास पहुँचते हैं। ये है इस केंद्र का हाईटेक पॉली हाउस, जहां किसानों के बीज को केवल 1 रुपया प्रति बीज के खर्च पर पौधा बनाकर वापस कर दिया जाता है।
वैसे तो इस केंद्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब तक के किसान आते हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों को यहाँ 1 एकड़ के पौधों पर सब्सिडी भी मिलती है। स्थापना से लेकर अब तक इस हाईटेक पॉली हाउस में करीब 2 करोड़ बीजों के पौधे तैयार किए जा चुके हैं। मेरे पीछे जो ये हाईटेक पॉली हाउस आप देख रहे हैं, यहाँ बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं और 2010-11 में जब से ये शुरू हुआ तब से अब तक 2 करोड़ पौधे इसमें तैयार हो चुके हैं। जिस साल ये शुरू हुआ था 2010-11 में, उस साल करीब 8 लाख बीजों से पौधे तैयार हुए थे, जो कि 3 साल बाद यानी 2013-14 में करीब 60 लाख बीजों से पौधे यहाँ तैयार हुए और इस साल अब तक जुलाई 7 महीनों में यहाँ 40 लाख बीजों के पौधे तैयार किए जा चुके हैं। करीब 10 एकड़ में फैले इस केंद्र में बड़े बड़े खेत हैं, जहां बाकायदा इजरायली तकनीकों का इस्तेमाल कर बेहतरीन फसलें पैदा की जाती हैं और उन फसलों के आधार पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ मिलने वाली ये जानकारियाँ उस बड़ी कमी को पूरा करती हैं जो आमतौर पर भारतीय किसानों की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। हरियाणा और उसके आसपास के किसान भाग्यशाली हैं कि उन्हें ये सुविधा मिल सकी है। लेकिन करोड़ों किसानों वाले देश में ऐसे एक प्रशिक्षण केंद्र की भूमिका अहम होने के बावजूद कितनी सीमित है, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। कम पानी और मौसम की अनिश्चितता के बावजूद बेहतरीन सब्जियों का उत्पादन इजराइल की विशेषता रही और इजराइल की इसी तकनीकी विशेषता का फायदा उठाने के लिए 4 साल पहले करनाल में इस केंद्र की स्थापना की गई थी, जहां से अब तक करीब 350 किसान और 150 छात्र प्रशिक्षण ले चुके हैं। जरूरत है इस तरह के केंद्रों को देश के और हिस्सों में स्थापित करने की, ताकि पूरे देश के किसानों को इसका फायदा मिल सके। मंडी.com के लिए करनाल से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। मंडी.com में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी खेती किसानी की अच्छी खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।